नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर शायद आपकी रूह तक काम जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने भेजी है। उन्होंने खुद अपने साथ हुई इस अजीब और डरावनी घटना को हमें लिखकर भेजा, और जब मैंने इसे पढ़ा तो सच बताओ, कुछ देर तक मैं भी सोच में पड़ गया कि क्या सच में ऐसी चीजें इस दुनिया में हो सकती है। हमारे उस सब्सक्राइबर का नाम है आशिक। आशिक राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहता है। वो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने ही शहर के एक सरकारी स्कूल से की थी। बचपन से ही आशिक को घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसे पुराने किले, हवेलियां और ऐतिहासिक जगहों के बारे में जानना बहुत पसंद था। इसलिए जब भी उसे मौका मिलता, वो अपने दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने निकल जाता था। आशिक ने हमें बताया कि ये घटना कुछ साल पहले की है, जब वो अपने कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ रहा था। उस समय उसकी उम्र करीब 18 से 19 साल थी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना रहा था। उसी दौरान उसके एक दोस्त ने एक ऐसी जगह का नाम लिया जिसके बारे में सुनते ही बाकी सब थोड़े चुप हो गए। उस जगह का नाम था कांकणी हवेली। कहा जाता है कि कांकणी हवेली बहुत पुरानी और रहस्यमयी जगह है। यह हवेली शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान इलाके में बनी हुई है। आज से कई साल पहले यह हवेली एक बहुत अमीर परिवार की थी, लेकिन अचानक एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद से उस हवेली को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़कियों में किसी साए को चलते हुए देखा गया है, और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि उन्होंने वहां एक भूत देखा है। आशिक ने जब पहली बार ये सब सुना तो उसे ये सिर्फ अफवाह लगी। उसे लगा कि लोग बेवजह उस हवेली को भूतिया बता रहे हैं, लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि उनके शहर में कई लोग ऐसे हैं जो रात में उस हवेली के पास जाने से भी डरते हैं। पहले तो आशिक ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में भी उस जगह को देखने की उत्सुकता बढ़ने लगी। आखिर वो ये जानना चाहता था कि उस हवेली में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग इतना डरते हैं। फिर एक दिन आशिक और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे सब मिलकर उस कांकणी हवेली को देखने जाएंगे। उन्हें लगा कि शायद वहां जाकर सच का पता चल जाएगा और यह भी मालूम हो जाएगा कि लोगों की बातें सच है या सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन जो कुछ होने वाला है वो उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली है। आशिक ने हमें अपनी कहानी में लिखा कि जब वो पहली बार उस हवेली के सामने खड़ा हुआ तो उसे भी थोड़ा अजीब महसूस हुआ। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की हल्की आवाज और सूखे पेड़ों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। उस समय तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर जाने वाले थे, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको अंदर तक डरा दिया। आशिक ने कहा कि उस पल उसे लगा शायद लोगों की बातें सच थी। तो दोस्तों, आखिर उस रात कांकणी हवेली में ऐसा क्या हुआ? क्यों आज भी लोग उस जगह के नाम से डरते हैं? और क्या सच में उस हवेली में किसी भूत का साया है? यही सब हमें आशिक ने अपनी कहानी में बताया है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं कहानी कांकणी हवेली का भूत। उस दिन की बात है जब आशिक और उसके दोस्तों ने पहली बार कांकणी हवेली जाने का फैसला किया था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान का रंग हल्का नारंगी से गहरे नीले में बदलने लगा था। शहर से थोड़ी दूर एक सुनसान रास्ते के अंत में वो पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कांकणी हवेली के नाम से जानते थे। दूर से देखने पर ही वो हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियां, काली पड़ चुकी दीवारें और चारों तरफ फैले सूखे पेड़ ऐसे लग रहे थे
जैसे वो जगह कई सालों से किसी अनजाने रहस्य को छुपाए बैठी हो। जब आशिक और उसके 3 दोस्त रोहित, समीर और दीपक उस हवेली के सामने पहुंचे तो कुछ पल के लिए चारों चुप हो गए। हवा हल्की हल्की चल रही थी और सूखे पत्तों की सरसराहट पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। आशिक ने हमें अपनी कहानी में बताया कि वो हमेशा से बहादुर था और ऐसी जगहों को लेकर उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा होती थी। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से कहा, तो यही है कांकणी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां भूत रहता है। समीर ने मजाक में कहा, अगर सच में भूत मिल गया ना तो हमारी किस्मत खुल जाएगी। लेकिन रोहित के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता हमें यहां आना चाहिए था, ये जगह ठीक नहीं लग रही। दीपक भी चुपचाप हवेली को घूरकर देख रहा था, जैसे उसे किसी अजीब चीज का एहसास हो रहा हो। कुछ पल बाद आशिक सबसे आगे बढ़ा और हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जोर से चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया, जिसमें एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कई सालों से वहां कोई आया ही न हो। चारों दोस्त धीरे धीरे अंदर गए। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और जगजगे पुराने फर्नीचर टूटे हुए पड़े थे। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, जिनके चेहरे समय के साथ धुंधले हो चुके थे। छत से बड़े बड़े जाले लटक रहे थे और हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे धूल उड़ रही थी। दीपक ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी घुमाई। टॉर्च की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लगने लगी। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी चीज के गिरने जैसी आवाज आई, धप। चारों एकदम रुक गए। रोहित ने डरते हुए पूछा, तुम लोगों ने सुना? समीर ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट थी। उसने कहा, शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन आशिक को भी अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि वो आवाज बिल्ली जैसी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे चल रही हो। कुछ देर तक चारों वही खड़े रहे और ऊपर की तरफ देखते रहे। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ हवा की हल्की आवाज और पुराने लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार समीर ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। रोहित तुरंत बोला, पागल हो क्या? हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन आशिक और दीपक की जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। आखिरकार रोहित भी मजबूरी में उनके साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और हर कदम पर चरचर की आवाज कर रही थी। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें एक लंबा सा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों तरफ कई कमरे थे और लगभग हर कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। हवा के कारण वे दरवाजे धीरे धीरे हिल रहे थे। दीपक ने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बिस्तर पड़ा था और दीवारों पर अजीब अजीब खरोंच के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवारों को नाखूनों से बुरी तरह खरोंचा हो। समीर ने फिर मजाक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई हंसा नहीं। तभी गलियारे के दूसरे छोर पर अचानक कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। चारों की नजर एक साथ उस तरफ गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें लगा जैसे कोई लंबा सा साया धीरे धीरे एक कमरे के अंदर चला गया। रोहित की आवाज कांपने लगी। उसने धीरे से कहा, वो क्या था? समीर भी अब पूरी तरह चुप हो गया था। आशिक ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद हमारा वहम है, चलकर देखते हैं। लेकिन जैसे ही चारों उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे, अचानक पूरे गलियारे में ठंडी हवा का तेज झोंका चला और पीछे के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। आवाज इतनी तेज थी कि चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। अब हवेली का माहौल पहले से कहीं ज्यादा डरावना हो चुका था। उसी समय उस कमरे के अंदर से किसी के बहुत धीमे धीमे हंसने की आवाज आने लगी और जैसे ही आशिक ने उस कमरे का दरवाजा पूरी तरह खोला,
अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर गहरा अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। दीपक ने तुरंत अपने मोबाइल की टॉर्च उस कमरे की तरफ घुमाई। हल्की रोशनी में उन्हें कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखाई दी, जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी, जैसे कुछ देर पहले ही कोई उस पर बैठा हो और अचानक उठकर चला गया हो। चारों दोस्त कुछ पल तक उसी कुर्सी को देखते रहे। रोहित की आवाज डर से कांपने लगी और उसने धीरे से पूछा कि ये कुर्सी अपने आप कैसे हिल रही है। समीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन उसी समय आशिक ने महसूस किया कि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी और अंदर हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि चारों को अपनी धड़कनों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। चारों धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़े और चारों तरफ देखने लगे। दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर के चेहरे किसी ने बुरी तरह खरोंच दिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गुस्से में उन चेहरों को मिटाने की कोशिश की हो। तभी दीपक की टॉर्च की रोशनी दीवार के एक कोने पर पड़ी और वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। आशिक धीरे धीरे उस दीवार के पास गया और धूल हटाकर ध्यान से देखा। वहां लाल रंग से टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ था, यहां से चले जाओ। ये पढ़ते ही चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रोहित ने तुरंत घबराकर कहा कि अब उन्हें यहां से वापस चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन आशिक अभी भी उस कुर्सी को देख रहा था, जो अब धीरे धीरे रुक चुकी थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर हिलाया हो। उसी समय अचानक पूरे कमरे में किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। चारों दोस्त घबराकर पीछे मुड़े। गलियारे में रखा एक पुराना लकड़ी का स्टैंड अपने आप गिर गया था। वहां कोई नहीं था, फिर भी वो गिर चुका था। अब समीर के चेहरे से भी मजाक गायब हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा कि यहां सच में कुछ गड़बड़ है। चारों जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल आए और गलियारे में खड़े होकर नीचे की तरफ देखने लगे। हवेली के अंदर का अंधेरा अब और भी गहरा लग रहा था। दीपक की टॉर्च ही एकमात्र रोशनी थी जो गलियारे की दीवारों और दरवाजों पर पड़ रही थी। जैसे ही वे लोग सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, अचानक नीचे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। आवाज बहुत साफ थी, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी कदमों से धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। चारों दोस्त वहीं रुक गए। रोहित का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि नीचे कोई है। आशिक ने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों का आधा हिस्सा गहरे अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ पल तक सिर्फ कदमों की आवाज आती रही और फिर अचानक वो आवाज भी बंद हो गई। अब हवेली के अंदर फिर से वही डरावना सन्नाटा फैल गया था। उसी सन्नाटे के बीच अचानक गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से बहुत ठंडी हवा बाहर आई और दीपक की टॉर्च की हल्की रोशनी उस कमरे के अंदर पहुंची। रोशनी में उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे के अंदर कोई सफेद सा साया खड़ा हो, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो साया एकदम से गायब हो गया। अब रोहित खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने घबराकर कहा कि वो यहां एक पल भी नहीं रुक सकता और उन्हें तुरंत नीचे चलना चाहिए। आशिक भी अब समझ चुका था कि मामला सिर्फ अफवाहों का नहीं है। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों के पास पहुंचे और नीचे हॉल की तरफ देखा, उनका दिल जोर से धड़कने लगा। हॉल के बीचों बीच जल रही उस पुरानी लालटेन को देखकर चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। कुछ ही मिनट पहले जब वे लोग ऊपर गए थे, तब वहां नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन अब अचानक वहां एक जलती हुई लालटेन कैसे आ सकती थी? लालटेन की हल्की पीली रोशनी पूरे हॉल में अजीब सा साया बना रही थी और उसी रोशनी में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबा काला साया हॉल के बीच खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा हो।
रोहित की सांसें तेज हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा कि यह सब ठीक नहीं है और उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। समीर भी अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था। उसने भी धीरे से कहा कि शायद सच में इस हवेली में कोई है या फिर कुछ और है। आशिक ने अपने डर को छुपाते हुए दीपक से कहा कि टॉर्च ठीक से नीचे की तरफ घुमाओ। जैसे ही टॉर्च की रोशनी नीचे हॉल में पड़ी, वो काला साया अचानक गायब हो गया। अब वहां सिर्फ वो पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ हवा के बिना भी हल्के हल्के कांप रही थी। चारों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। हवेली के अंदर अब पहले से भी ज्यादा ठंड लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के अंदर से ठंडी हवा निकल रही हो। जब वे चारों नीचे हॉल में पहुंचे तो उन्होंने चारों तरफ ध्यान से देखा। पूरा हॉल खाली था। टूटे हुए फर्नीचर, धूल और पुराने जाले ही वहां दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो लालटेन सच में जल रही थी। आशिक धीरे धीरे उसके पास गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पुरानी हो, लेकिन उसकी लौ बिल्कुल नई और तेज थी। आशिक ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ लालटेन के पास पहुंचा, अचानक पीछे की तरफ से किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई। चारों दोस्त एकदम से मुड़ गए। आवाज हवेली के पीछे वाले गलियारे से आई थी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से भागकर अंधेरे में छिप गया हो। दीपक ने घबराकर कहा कि शायद यहां कोई और भी है। समीर ने डरते हुए कहा कि अगर कोई इंसान है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा। आशिक ने धीरे से कहा कि शायद हमें देख रहा है। हवेली का पिछला हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। दीपक की टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस गलियारे में गई, वहां दीवारों पर लंबे लंबे साए बन गए। चारों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम बहुत सावधान थे, क्योंकि अब हर छोटी आवाज भी उन्हें चौंका रही थी। जैसे ही वे उस गलियारे के अंत तक पहुंचे, वहां एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। दरवाजा हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। आशिक ने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर चारों कुछ पल के लिए हैरान रह गए। कमरे के अंदर बहुत पुरानी चीजें रखी हुई थी। पुराने बक्से, टूटे हुए बर्तन और कुछ लकड़ी के संदूक। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवेली का स्टोर रूम हो। लेकिन उसी कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ी और पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। दीपक ने टॉर्च उस तस्वीर पर डाली। तस्वीर में एक बहुत पुरानी हवेली के सामने खड़ा एक परिवार दिखाई दे रहा था। शायद ये वही परिवार था जो कभी इस हवेली में रहता था। लेकिन उस तस्वीर में कुछ अजीब था। परिवार के सभी लोगों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, सिवाय एक के। तस्वीर के कोने में खड़ी एक औरत का चेहरा पूरी तरह काला कर दिया गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटा दिया हो। रोहित ने धीरे से पूछा कि किसी ने ऐसा क्यों किया होगा। तभी अचानक कमरे के अंदर बहुत तेज ठंडी हवा चली और दीपक की टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। पूरा कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। चारों दोस्त डर के मारे वहीं खड़े रह गए। उसी अंधेरे में उन्हें लगा जैसे कमरे के किसी कोने से बहुत धीमी और अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आ रही हो। आवाज इतनी धीमी थी कि शब्द साफ समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। रोहित लगभग कांपने लगा था। उसने धीरे से कहा कि हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। उसी समय दीपक की टॉर्च फिर से जल गई और जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, चारों के शरीर में डर की एक तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि कमरे के उसी कोने में, जहां कुछ सेकंड पहले कुछ भी नहीं था, दीवार पर उभरता हुआ वो लंबा काला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। दीपक की टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में वो साया और भी डरावना लग रहा था। रोहित के हाथ कांपने लगे और उसने घबराकर
कहा कि ये कोई इंसान नहीं हो सकता। समीर भी अब पूरी तरह डर चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा कि उन्हें तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन आशिक अभी भी उस साए को ध्यान से देख रहा था। अजीब बात यह थी कि कमरे में उनके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दीवार पर वो साया साफ साफ हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां मौजूद हो। अचानक कमरे के अंदर फिर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि चारों दोस्त डर के मारे उछल पड़े। अब वे चारों उस कमरे के अंदर फंस चुके थे। रोहित ने तुरंत दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो, वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। समीर ने घबराकर कहा कि शायद दरवाजा जाम हो गया है, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो खुद भी इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा। दीपक की टॉर्च की रोशनी अचानक फिर से धीमी होने लगी। बैटरी कमजोर पड़ रही थी और कमरे का अंधेरा धीरे धीरे और गहरा हो रहा था। उसी समय कमरे के कोने से फिर वही फुसफुसाने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, लेकिन शब्द अभी भी समझ नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो या कुछ बड़बड़ा रहा हो। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए। आशिक ने हिम्मत करके कमरे के कोने की तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, वो काला साया अचानक गायब हो गया, लेकिन उसी जगह जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। आशिक धीरे धीरे वहां गया और नीचे झुककर देखा। वहां एक बहुत पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। उसकी जिल्द धूल और मिट्टी से भरी हुई थी, जैसे वो कई सालों से वही पड़ी हो। आशिक ने धीरे से वो डायरी उठाई और धूल झाड़कर उसे खोला। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहों पर स्याही भी धुंधली हो गई थी। पहले पन्ने पर बहुत पुराने अंदाज में लिखा हुआ था, कांकणी हवेली। उसके नीचे किसी का नाम लिखा था, लेकिन वो आधा मिट चुका था। चारों दोस्त अब थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ये डायरी उसी परिवार की हो सकती है जो कभी इस हवेली में रहता था। आशिक ने जल्दी जल्दी कुछ पन्ने पलटे। उनमें अजीब अजीब बातें लिखी हुई थी। हवेली में होने वाली अनहोनी घटनाएं, रात में सुनाई देने वाली आवाजें, और एक जगह बार बार एक ही नाम लिखा हुआ था, कांकणी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस नाम से बहुत डरता था। दीपक ने धीरे से पूछा कि कांकणी कौन हो सकता है, लेकिन आशिक भी नहीं जानता था। तभी अचानक कमरे के बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज गलियारे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे कोई तेजी से चल रहा हो। चारों दोस्त एकदम चुप हो गए। आवाज धीरे धीरे उनके कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा, और फिर दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीरे से खटखटाया। ठक ठक ठक। चारों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। रोहित ने डरते हुए फुसफुसाकर कहा कि दरवाजे के बाहर कौन हो सकता है। समीर ने भी धीरे से कहा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आशिक के मन में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिखाई दी, और उसी समय दरवाजे के बाहर से आई वो धीमी और डरावनी आवाज सुनकर चारों दोस्तों के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। कुछ पल के लिए कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। रोहित के हाथ पैर डर से कांपने लगे और उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि दरवाजे के बाहर आखिर कौन हो सकता है। समीर ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, कौन है वहां? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ दरवाजे के नीचे दिखाई देती किसी की परछाई और हवेली के अंदर फैला डरावना सन्नाटा। आशिक के हाथ में अभी भी वो पुरानी डायरी थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में ये जानने की जिज्ञासा भी थी कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यहाँ इतना अजीब माहौल है। उसने धीरे धीरे डायरी का एक और पन्ना खोला। पन्ने पर लिखे शब्द थोड़े धुंधले थे,
लेकिन कुछ बातें साफ पढ़ी जा सकती थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली में रहने वाले लोग कई दिनों से अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। रात के समय किसी के चलने की आवाजें, बंद कमरों के दरवाजे अपने आप खुल जाना और कभी कभी गलियारों में किसी अनजान औरत की परछाई दिखाई देना। जैसे ही आशिक वो पन्ना पढ़ रहा था, अचानक दरवाजे पर फिर से वही खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक ठक। इस बार आवाज पहले से थोड़ी तेज थी। रोहित लगभग घबराकर चिल्ला पड़ा और बोला कि उन्हें यहां से बाहर निकलना होगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी नहीं खुल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई बाहर से उसे पकड़े खड़ा हो। उसी समय दीपक की टॉर्च टिमटिमाने लगी और कमरे का अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। चारों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। समीर ने धीमी आवाज में कहा कि अगर दरवाजा नहीं खुला तो वे लोग सच में यहां फंस जाएंगे। आशिक ने तुरंत कहा कि उन्हें कमरे में कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। चारों ने कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया। पुराने बक्से, टूटे हुए संदूक और धूल से भरी चीजें हर तरफ पड़ी हुई थी। तभी दीपक की टॉर्च की रोशनी कमरे के पीछे की दीवार पर पड़ी और वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। दीवार का एक हिस्सा बाकी दीवारों से थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे उसे बाद में बंद किया गया हो। आशिक धीरे धीरे उस दीवार के पास गया और हाथ से धूल हटाने लगा। जैसे ही उसने दीवार को हल्का सा धक्का दिए, वो हिस्सा धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसक गया। चारों दोस्त हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक छुपा हुआ रास्ता था जो हवेली के अंदर कहीं और जा रहा था। अंदर गहरा अंधेरा था और सीलन की गंध आ रही थी। रोहित ने घबराकर कहा कि शायद यही रास्ता उन्हें बाहर ले जाए, लेकिन उसी समय दरवाजे के बाहर से फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा डरावनी और गुस्से भरी। ये मेरी जगह है। ये सुनकर चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजे के बाहर आखिर कौन या क्या है। आशिक ने जल्दी से कहा कि उन्हें उस छुपे हुए रास्ते से निकल जाना चाहिए। दीपक ने टॉर्च आगे की तरफ घुमाई और चारों धीरे धीरे उस संकरे रास्ते में अंदर जाने लगे। रास्ता बहुत पुराना था और उसमें सीलन की तेज गंध आ रही थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते का इस्तेमाल कई सालों से किसी ने नहीं किया हो। रास्ता थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा था, जैसे वो हवेली के किसी पुराने तहखाने की ओर ले जा रहा हो। चारों बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया हो। चारों एक पल के लिए रुक गए। रोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ ही सेकंड बाद उन्हें फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज उनके पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उसी रास्ते में उनके पीछे पीछे चल रहा हो। चारों के दिल की धड़कन तेज हो गई। समीर ने धीरे से कहा कि पीछे मत देखना, बस आगे चलते रहो। लेकिन आशिक के मन में डर के साथ साथ एक सवाल भी घूम रहा था, आखिर इस कांकनी हवेली का रहस्य क्या है? कुछ देर बाद वो संकरा रास्ता अचानक खत्म हो गया और सामने एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी हुई थी। चारों धीरे धीरे उस मेज के पास पहुंचे। मेज पर धूल जमी हुई थी और उसके ऊपर एक पुरानी तस्वीर पड़ी हुई थी। दीपक ने जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस तस्वीर पर डाली, चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में वही परिवार खड़ा था जिसे उन्होंने पहले वाली तस्वीर में देखा था, लेकिन इस बार उस तस्वीर में एक और चीज दिखाई दे रही थी। परिवार के पीछे एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह काला था, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उनकी तरफ घूर रही हो। आंखें देखकर चारों दोस्त कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए।
कमरे के अंदर हल्की सी सीलन की गंध फैली हुई थी और दीपक की टॉर्च की रोशनी कांपते हुए उस तस्वीर पर पड़ रही थी। रोहित के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से कहा कि ये वही औरत हो सकती है जिसके बारे में डायरी में लिखा था। आशिक ने तस्वीर को थोड़ा पास से देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने तस्वीर उठाई, उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक और भी ठंडा हो गया हो। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। आशिक ने तस्वीर के पीछे देखा तो वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। धूल साफ करने पर शब्द धीरे धीरे दिखाई देने लगे। उसमें लिखा था, कांकणी, इस हवेली की मालकिन। ये पढ़ते ही चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। दीपक ने हैरानी से कहा कि अगर ये हवेली की मालकिन थी तो फिर लोगों ने उसके चेहरे को तस्वीरों में क्यों मिटा दिया होगा। समीर ने धीमी आवाज में कहा कि शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। आशिक ने तुरंत डायरी के कुछ और पन्ने पलटने शुरू किए, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उस डायरी में इस औरत के बारे में और जानकारी हो। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली में रहने वाले लोगों को अचानक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था। रात के समय किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती थी, गलियारों में किसी के कदमों की आवाज आती थी और कभी कभी खिड़कियों में किसी का साया दिखाई देता था। एक जगह साफ लिखा था कि उस औरत का नाम कांकणी था और उसके साथ इस हवेली में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। लेकिन उस धोखे के बारे में लिखने से पहले ही डायरी का पन्ना फटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को हटा दिया हो। यह देखकर आशिक को और भी हैरानी हुई, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी ने सच को छुपाने की कोशिश की थी। चारों दोस्त अब समझ चुके थे कि इस हवेली का रहस्य उसी औरत से जुड़ा हुआ है। उसी समय पीछे से फिर वही कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे कोई उसी संकरे रास्ते में धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। रोहित घबराकर पीछे देखने लगा और उसने धीमी आवाज में कहा कि वो आवाज अब बहुत पास आ चुकी है। दीपक ने तुरंत टॉर्च उस रास्ते की तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा और फिर अचानक उस अंधेर में उन्हें कुछ हलचल दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई सफेद सा साया रास्ते के मोड़ पर खड़ा हो गया हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस तरफ गई, वो साया एक पल के लिए साफ दिखाई दिया और फिर अचानक गायब हो गया। समीर की आवाज कांपने लगी और उसने कहा कि अब ये सब मजाक नहीं है और उन्हें तुरंत इस हवेली से बाहर निकलना चाहिए। आशिक ने जल्दी से कहा कि पहले उन्हें इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चारों ने कमरे में चारों तरफ देखना शुरू किया। दीवारों पर पुराने पत्थर जमे हुए थे और एक कोने में टूटी हुई लकड़ी की अलमारी पड़ी हुई थी। जब दीपक की टॉर्च की रोशनी उस अलमारी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खाली जगह हो। आशिक और समीर ने मिलकर उस अलमारी को थोड़ा सा खिसकाया। जैसे ही अलमारी हटाई गई, उसके पीछे एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की तरफ जा रही थी। शायद ये हवेली का कोई पुराना गुप्त रास्ता था। रोहित ने तुरंत कहा कि शायद यही रास्ता उन्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन उसी समय फिर से वही डरावनी आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से ज्यादा करीब और साफ। तुम यहां से नहीं जा सकते। आवाज इतनी धीमी और भयानक थी कि चारों के शरीर में डर जैसे जम गया। दीपक ने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब चारों दोस्तों को साफ महसूस हो रहा था कि कोई अनदेखी चीज इस हवेली में उन्हें देख रही है और शायद उन्हें यहां से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन उनके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। आखिरकार चारों ने हिम्मत जुटाई और उस संकरी सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और हर कदम पर हल्की हल्की आवाज कर रही थी। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, उन्हें फिर वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी, इस बार पहले से ज्यादा साफ। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था
और समीर बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर पहुंचे, दीपक की टॉर्च की रोशनी अचानक सामने पड़ी और उस रोशनी में उस औरत की लंबी परछाई दिखाई दी। चारों दोस्त वही ठिठक कर खड़े रह गए। सीढ़ियों के ऊपर एक संकरा सा गलियारा था और उसी गलियारे के बीच में वो परछाई खड़ी थी। कुछ पल के लिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो एक कदम भी आगे बढ़े। रोहित की सांसें इतनी तेज हो चुकी थी कि उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। दीपक के हाथ कांप रहे थे और टॉर्च की रोशनी भी हिल रही थी। उसी हिलती हुई रोशनी में वो परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत लंबे बालों के साथ खड़ी हो और उसका सिर थोड़ा झुका हुआ हो। कमरे और गलियारे में इतना सन्नाटा था कि सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक वो परछाई धीरे धीरे हिलने लगी। जैसे ही उसने हल्का सा सिर उठाया, रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची, लेकिन चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ हो। समीर ने बहुत धीरे से आशिक से कहा कि शायद यही कांकणी हो सकती है। आशिक के हाथ में अभी भी वो डायरी थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही आशिक ने कदम आगे बढ़ाया, अचानक वो परछाई पीछे की तरफ खिसक गई। ऐसा लगा जैसे वो उन्हें उस गलियारे के अंदर आने का इशारा कर रही हो। चारों दोस्त कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, क्योंकि अब वापस जाने का रास्ता भी उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार आशिक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाकी तीनों भी उसके पीछे चलने लगे। गलियारा बहुत पुराना था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। हवा में सीलन की गंध और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। जैसे ही वे लोग उस जगह पहुंचे जहां कुछ सेकंड पहले वो परछाई खड़ी थी, वहां अब कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। दीपक ने टॉर्च नीचे की तरफ की तो देखा कि जमीन पर पुराने समय के कुछ टूटे हुए कंगन और एक चांदी की पायल पड़ी हुई थी। रोहित ने हैरानी से कहा कि ये सब यहां कैसे आ सकता है। तभी आशिक को अचानक डायरी का एक पन्ना याद आया। उसने जल्दी से डायरी खोली और कुछ पन्ने पलटने लगा। कुछ देर बाद उसे वही पन्ना मिल गया जिसमें कांकणी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि कांकणी इस हवेली के मालिक की पत्नी थी और वो इस घर की असली मालकिन थी। लेकिन कुछ साल बाद उसी घर के लोगों ने उसके साथ धोखा किया। डायरी में लिखा था कि हवेली की दौलत के लालच में उसके अपने ही लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उसे इस हवेली के अंदर ही कैद कर दिया। उस पन्ने के नीचे कुछ शब्द धुंधले होकर लिखे थे। वो कभी इस हवेली से जा नहीं सकी। ये पढ़ते ही चारों दोस्त एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। तभी अचानक गलियारे के अंत में एक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर से बहुत ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। दीपक ने टॉर्च उस कमरे के अंदर डाली। कमरे के बीचों बीच एक बहुत पुरानी कुर्सी रखी हुई थी और उसके पास जमीन पर कुछ पुरानी रस्सियां पड़ी हुई थी। जैसे ही चारों दोस्त धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गए, अचानक दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि चारों डर के मारे पलटकर देखने लगे। रोहित ने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से नहीं खुला। उसी समय कमरे के कोने से बहुत धीमी रोने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि चारों के दिल कांप उठे। जैसे ही दीपक की टॉर्च की रोशनी उस कोने पर पड़ी, चारों दोस्तों की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। वहां सच में एक औरत बैठी हुई दिखाई दे रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को लगभग ढक रहे थे और वो जमीन पर चुपचाप बैठी हुई थी। कमरे में गहरा सन्नाटा था और सिर्फ उसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन पीछे दरवाजा बंद था। अब उनके पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आशिक ने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। दीपक की टॉर्च की रोशनी अब भी उस औरत पर पड़ी हुई थी।
जैसे ही रोशनी उसके चेहरे के थोड़ा और पास पहुंची, उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखें बिल्कुल खाली लग रही थी, जैसे उनमें सालों का दर्द भरा हुआ हो। समीर ने धीरे से फुसफुसाकर कहा कि शायद यही कांकणी है। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई थी और चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें चारों तरफ से देख रही हो। कुछ सेकंड तक वो औरत बस उन्हें देखती रही। फिर उसने बहुत धीमी और टूटी हुई आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दुख और थकान थी। आशिक ने डरते हुए जवाब दिया कि वे लोग बस इस हवेली को देखने आए थे और उन्हें नहीं पता था कि यहां क्या हुआ था। ये सुनते ही वो औरत कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने धीरे से अपने पास पड़ी रस्सियों की तरफ इशारा किया। दीपक ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। जमीन पर पड़ी रस्सियां बहुत पुरानी थी और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कभी उनसे बांधा गया हो। तभी आशिक को अचानक डायरी की बात याद आई। उसने जल्दी से डायरी का वो पन्ना फिर से देखा जिसमें कांकणी के साथ हुए धोखे का जिक्र था। शायद उसी जगह उसे कभी कैद किया गया था। कमरे के अंदर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा भारी लग रहा था। तभी अचानक वो औरत धीरे धीरे खड़ी होने लगी। जैसे ही वो खड़ी हुई, उसके लंबे बाल एक तरफ हटे और उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखाई देने लगा। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से दोनों के निशान थे। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब कुछ बहुत भयानक होने वाला है। लेकिन उसी समय वो औरत बहुत धीमी आवाज में बोली, मैं यहां फंसी हुई हूं। यह सुनकर चारों दोस्त हैरान रह गए। समीर ने धीरे से पूछा कि वो यहां से क्यों नहीं जा सकती। उस औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इस हवेली में उसके साथ धोखा हुआ था और उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई। उसने कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक वो इस हवेली से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। आशिक को अचानक डायरी का फटा हुआ पन्ना याद आया। शायद उसी पन्ने में सच्चाई लिखी हुई थी। उसने जल्दी जल्दी डायरी के बाकी पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ पन्ने पूरी तरह फटे हुए थे, लेकिन आखिरकार उसे एक आखिरी पन्ना मिला जिसमें आधे अधूरे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। उसमें लिखा था कि हवेली की दौलत के लालच में कांकणी के अपने ही परिवार ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया। ये पढ़ते ही कमरे में अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी भी हिलने लगी और दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों का गुस्सा अब बाहर आने वाला हो। और उसी समय जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और पूरे कमरे में वो डरावनी चीख गूंजी, चारों दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। कमरे की हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। दीपक की टॉर्च बार बार टिमटिमाने लगी और दीवारों पर बनते साए और भी डरावने दिखाई देने लगे। रोहित लगभग घुटनों के बल बैठ गया था क्योंकि उसका डर अब उसके बस से बाहर हो चुका था। समीर ने आशिक का हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा कि अब यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो वे लोग भी इस हवेली में फंस सकते हैं। लेकिन उसी समय वो औरत अचानक शांत हो गई। उसकी चीख धीरे धीरे सिसकियों में बदल गई। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा फैल गया। वो धीरे धीरे आशिक के पास आई और उसकी आंखों में सीधे देखने लगी। आशिक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ी। उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, बल्कि वो कुछ कहना चाहती है। कुछ पल बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इतने सालों से कोई भी उसकी कहानी सुनने के लिए नहीं आया था। आशिक ने धीरे से पूछा कि वो उनसे क्या चाहती है। उस औरत ने कांपती आवाज में कहा कि बस कोई उसकी सच्चाई दुनिया तक पहुंचा दे। उसने बताया
कि जब उसके अपने ही लोगों ने लालच में आकर उसे इस कमरे में बंद किया था, तब उसने बहुत कोशिश की थी कि कोई उसकी आवाज सुन ले, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे वो यही मर गई और तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। उसने कहा कि जब तक लोग उसकी कहानी नहीं जानेंगे, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर चारों दोस्त कुछ पल के लिए चुप हो गए। आशिक ने धीरे धीरे वो डायरी उसके सामने उठाई और कहा कि शायद इसी में उसकी कहानी लिखी हुई है। उसने वादा किया कि वो इस पूरी सच्चाई को लोगों तक जरूर पहुंचाएगा। ये सुनते ही उस औरत के चेहरे का भाव धीरे धीरे बदलने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ा सुकून दिखाई दिया। कमरे की ठंडी हवा भी धीरे धीरे शांत होने लगी। कुछ पल बाद वो औरत धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका साया दीवारों पर फैलने लगा और फिर धीरे धीरे धुंध की तरह हल्का होता चला गया। जाते जाते उसने आखिरी बार उनकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। अगले ही पल वो परछाई पूरी तरह गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और हवेली के अंदर का माहौल अचानक सामान्य सा लगने लगा। चारों दोस्त कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। फिर आशिक ने कहा कि अब उन्हें तुरंत यहां से निकल जाना चाहिए। वे लोग जल्दी जल्दी उस रास्ते से वापस लौटे और आखिरकार हवेली के बाहर पहुंच गए। बाहर आकर उन्होंने पहली बार चैन की सांस ली। आसमान में हल्की सुबह होने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उस रात की याद हमेशा के लिए बस चुकी थी। आशिक ने हमें अपनी कहानी में लिखा कि उस दिन के बाद उसने कभी उस हवेली की तरफ वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने ये जरूर तय किया कि वो कांकणी की कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाएगा, ताकि उस बेचारी औरत के साथ हुए अन्याय के बारे में सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये थी आशिक की डरावनी और रहस्यमयी कहानी, कांकणी हवेली का भूत। एक ऐसी कहानी जिसमें लालच, धोखा और एक बेबस आत्मा का दर्द छुपा हुआ था। कई सालों तक उस हवेली की दीवारों के बीच कांकणी की आत्मा भटकती रही, बस इस इंतजार में कि कोई उसकी सच्चाई सुने और दुनिया तक पहुंचाए। उस रात अगर आशिक और उसके दोस्त वहां नहीं पहुंचते, तो शायद उसकी कहानी हमेशा के लिए उसी हवेली के अंधेरे में दबकर रह जाती। लेकिन अब उसकी कहानी दुनिया तक पहुंच चुकी है और शायद इसी के साथ उसकी आत्मा को भी थोड़ी शांति मिल गई होगी। लेकिन दोस्तों, आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय उस हवेली के आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी को पुराने कंगनों की हल्की खनक सुनाई देती है, तो कभी हवेली की खिड़कियों में किसी परछाई की झलक दिखाई देती है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता, लेकिन कांकणी हवेली की ये कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। और दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसी कोई डरावनी, रहस्यमयी या अजीब घटना हुई हो, तो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली बार हम आपकी कहानी अपने चैनल पर सुनाएं। आपकी कहानी भी हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी ऐसी कहानियों का मजा ले सके। फिर मिलेंगे एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ।